Hello students. So this is the first class of units and dimensions. तो आप देखेंगे कि यूनिट्स डायमेंशंस एंड मेजरमेंट में यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लो बच्चों, सबसे पहली चीज क्या आती है कि व्हाट इज फिजिक्स। तो जनरली जब बच्चों से पूछते हैं कि फिजिक्स क्या है तो वो लोग बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं और साथ में कि मशीन्स की बात करते हैं एटसेट्रा। ऐसा नहीं बच्चों, जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स इज व्हाट इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर से मतलब क्या है? स्टडी ऑफ नेचर से मतलब है कि विंड कैसे फ्लो करती है, कहीं पे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक कैसे जनरेट होता है, अर्थ सन के चारों ओर कैसे रिवॉल्व करती है, मून अर्थ के चारों ओर कैसे रिवॉल्व करता, एटसेट्रा। वट एवर इज हैपनिंग इन द नेचर, उसकी स्टडी, ये होता कैसे है, ओरिजिनेट कैसे होता और उसका एक्सप्लेनेशन हाउ इट इज हैपनिंग, दिस ऑल कम्स अंडर द स्कोप ऑफ फिजिक्स। वो एक अलग बात है कि नेचर में जो चीजें ऑब्जर्व की गई उसके फंडामेंटल लॉज बनाए गए। जैसे कि आप देखें, आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में आपने पढ़ा कि जब एक कंडक्टर के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, फिर उसमें करंट फ्लो करेगा, वो करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। ये थोड़ी कि मिस्टर ओम जब पैदा नहीं हुए थे या मिस्टर ओम ने जब लॉ नहीं बनाया था तो उसके पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसा होता था। बट उन्होंने एक जनरलाइज लॉ दिया कि दिस हैपेंस विद ऑल द कंडक्टर्स, उन्होंने लॉ दिया। फिर इसके बाद जो लॉज बनते हैं फिजिक्स के नेचर में स्टडी करके, उनके फिर फर्दर एप्लीकेशंस होते हैं। तो फिजिक्स इज व्हाट इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। बच्चे, जब स्टडी ऑफ नेचर हम करते हैं तो हमें नेचर की स्टडी हम दो तरीके से करते हैं। एक हम नेचर की स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव फॉर्म में, और दूसरी हम करते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव फॉर्म? तो जो बच्चों क्वालिटेटिव फॉर्म है, दैट इज व्हाट, कि जैसे आपने बोला इट्स वेरी हॉट टुडे, तो इट्स वेरी हॉट टुडे इज व्हाट, इट इज द क्वालिटेटिव फॉर्म। ये क्वालिटेटिव फॉर्म हुआ कि इट्स वेरी हॉट टुडे, राइट। और इसका क्वांटिटेटिव फॉर्म क्या हुआ? इसका क्वांटिटेटिव फॉर्म हुआ कि अगर आप ये बोलते कि जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स, आप देखें क्वांटिटी फॉर्म होता कि बोला जाता कि हाउ हॉट, कोई बोलता 42 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर, ये उसी का क्वांटिटेटिव वर्जन हो गया। मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन द नेचर, आपने क्वांटिटी के फॉर्म में कैसे बोला, इट्स वेरी हॉट टुडे, और उसी को क्वांटिटी के फॉर्म में कैसे बोला, हाउ मच इज द टेम्परेचर, इट्स 41 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द टेम्परेचर। ये क्वांटिटी के फॉर्म में आ गया। तो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया टेम्परेचर। टेम्परेचर इज व्हाट, टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो जब हम नेचर की स्टडीज क्वांटिटेटिव फॉर्म में करते हैं तो हमें डिफाइन क्या करनी पड़ती है? हमें डिफाइन करनी पड़ती है, जब हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में करते हैं तो हमें डिफाइन करनी पड़ती है फिजिकल क्वांटिटीज। हमें फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करनी पड़ती। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? कोई भी चीज जो नेचर में हो रही है, कोई भी इवेंट जो नेचर में हो रहा है, और अगर हम उसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, फिजिकल क्वांटिटीज। सो दैट मीन्स कि आप फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हो? आप इस चीज को नोट कर सकते हो कि एनीथिंग दैट हैपेंस इन द नेचर एंड कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। या फिर फिजिसिस्ट ने, आप कह सकते हो फिजिसिस्ट ने क्या किया
कि the events of nature when measured quantitatively are expressed in the form of physical quantity. नेचर के इवेंट्स जो क्वांटिटेटिवली आप एक्सप्रेस करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. तो सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी है. स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास, टाइम, प्रेशर, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट. आप इन सबका मेजरमेंट करते हैं. आपने इन सबकी वैल्यू कभी ना कभी इसकी वैल्यू भी ली होगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ली होगी तो दी गई होगी आपको क्वेश्चंस में. सो दे आर ऑल व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज. अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर व्हाट द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर्स. इनमें हमने क्या क्या लिया है? लेंथ. और लेंथ का एमकेएस सिस्टम. एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट में सिस्टम्स बनाए गए हैं. तो जिस सिस्टम में लेंथ को हम मीटर में करेंगे मेजरमेंट, मास को केजी में करेंगे और टाइम का मेजरमेंट हम सेकंड में करेंगे, उसे बोलते हैं एमकेएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम में क्या करते हैं? जिसमें हम लेंथ का मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर में, मास का ग्राम में और टाइम का सेकंड में. ऐसे ही होता एफपीएस सिस्टम. लेंथ का फुट में, मास का पाउंड में और टाइम का सेकंड में. दैट इज कॉल्ड एफपीएस सिस्टम. जनरली हम हमारा जो एसआई सिस्टम है, जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है एसआई सिस्टम, उसमें जनरली एमके सिस्टम में मोस्ट ऑफ दी क्वांटिटीज के लिए एमके सिस्टम यूज करते हैं. तो लेंथ का जो यूनिट है, लेंथ का यूनिट है मीटर. राइट. अब अभी आपने डायमेंशन तो नहीं पढ़ा, मैंने बताया भी नहीं कि डायमेंशन क्या होता है. डायमेंशन इसका अभी आप ऐसे समझ लो कि लेंथ की एक पावर है, तो इसे हम एल से डिनोट करते हैं और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया. दिस बिकम्स इट्स डायमेंशन. सिमिलरली दूसरा है मास. मास का यूनिट हुआ केजी और डायमेंशन के लिए हम करेंगे एम ब्रैकेट में क्लोज करा. थर्ड है टाइम. टाइम का होगा सेकेंड यूनिट हुआ और यहां पे आ जाएगा टी. फोर्थ है टेम्परेचर. टेम्परेचर भी देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट हो जाएगा केल्विन और केल्विन को के और ब्रैकेट में क्लोज किया. इज दैट क्लियर? तो ये आपका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है. राइट. नाउ सी, अब इसमें जो फिफ्थ है, फिफ्थ इज करंट. करंट का यूनिट है एम्पियर और इसका डायमेंशन है ए. फिर सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी जनरली आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, ना ही स्कूल लेवल पे, ना ही जेई में, ना ही नीट में, कहीं भी आपको यूज नहीं करना पड़ेगा. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता कैंडेला. मैं एक बार आपको बता देता हूं ये होता क्या है कैंडेला, और इसे करते हैं सीडी से डिनोट करते हैं. सीडी बेसिकली ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है कि जैसे आपको कहीं से किसी सोर्स से कुछ लाइट मिल रही है, तो जो लाइट आपको सोर्स से मिलती है उस लाइट में आपको कितनी दिखाने की कैपेसिटी है. जैसे कोई लाइट है, लाइट तो है बट उससे बहुत ज्यादा विजिबिलिटी जनरेट नहीं होती है. कोई लाइट है जिसमें कि विजिबिलिटी जनरेट होती है, तो उस चीज के लिए जो यूनिट है दैट इज व्हाट ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ठीक है. और उसका यूनिट हुआ कैंडेला. कैंडेला डायमेंशन सी डी. ठीक है. डायमेंशन इज व्हाट? डायमेंशन इज सी डी. और सेवेंथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अब मे बी आपके दिमाग में आ रहा हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मास में भी तो कर सकते थे.
वो भी तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 2 kg, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 3 kg, राइट। इसका यूनिट है मोल, और इसे हम डायमेंशन लिखते हैं एन, स्मॉल। देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्यों हमने अलग से लिया और मोल इसका यूनिट अलग से लिया। मान लीजिए मुझे किसी को ऑर्डर करना है कि चेयर्स का, तो कहना ही से कि आप मुझे 100 किलो चेयर्स भेज दो, या मुझे किसी क्लास से, एक क्लास से बच्चों को दूसरी क्लास में ट्रांसफर करना है, तो मैं टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे 300 किलो बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफर कर दो। कैन आई से दैट? इट्स नॉट सुटेबल। तो हम बोलेंगे क्या, मुझे 8 बच्चे इस क्लास से इस क्लास में ट्रांसफर कराने, या मुझे 20 चेयर्स चाहिए, इस तरीके से बोला जाएगा। तो इन्हें हम हमेशा नंबर में बोलेंगे। तो जिस चीज का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम क्वांटिटी कैसे करेंगे, नंबर में करेंगे, उसे मोल से डिनोट करेंगे। और कई बार ये नंबर इतना बड़ा होता है कि जैसे उसे क्या करते हैं, केजी बार में नहीं करते, वो मोल एक बहुत बड़ा यूनिट हुआ, 6.02। एक मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो जनरली क्या करते हैं कि 2 मोल, 4 मोल, 6 मोल। तो मोल एक तरीके से बहुत बड़ा नंबर हो गया। मॉलिक्यूल्स को हम जनरली मोल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हुई जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज derived physical quantities। तो स्टूडेंट्स derived physical quantities क्या है? derived physical quantities हैं which are using, आप नोट कर सकते हो, derived physical quantities are those which are based upon two or more than two fundamental physical quantities, two or more than two, which depend upon two or more than two fundamental physical quantities, or more than one power of a fundamental physical quantity। या तो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, और या फिर उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी की एक से ज्यादा पावर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला स्पीड, स्पीड का यूनिट स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड। इसमें आप देखो एक यूनिट किसका आ गया, लेंथ का, और एक किसका आ गया, टाइम का। इज दैट क्लियर? सिमिलरली आपने बोला वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का यूनिट क्या हुआ, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में लेंथ की 3 पावर्स आ गई। तो मैंने आपसे जो बोला कि derived physical quantities are those which depend upon two or more than two fundamental physical quantities, or they depend upon what, more than one power of a fundamental physical quantity। They're all what, derived physical quantities। अब इनमें डायमेंशन कैसे लिखना होगा? जैसे आपने स्पीड के बारे में सोचा, स्पीड का डायमेंशन आपने इमीडिएटली उसका यूनिट सोचा, दैट इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड में लेंथ की पावर है एक, टाइम डिनोमिनेटर में है तो पावर t-1, ब्रैकेट में क्लोज करा। या बहुत सी जगह में जैसे m नहीं है तो m को 0 कर देते हैं, m0 l1 t-1, राइट। आप लोग कि m को 0 करा, बाकी को 0 क्यों नहीं करा, मोल को 0 क्यों नहीं करा, टेम्परेचर को 0 नहीं करा? ये एक स्टैंडर्ड निकलने का तरीका है कि जनरली mlt में से अगर कोई नहीं है तो उसकी पावर 0 कर देते हैं। चलिए इसे भी m0 l1 t-1, अदरवाइज ये भी ठीक है, l1 t-1। इसका वॉल्यूम मीटर क्यूब, सो दैट बिकम्स व्हाट, L to the power what 3, it is the dimension of volume। ये वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया। आई होप स्टूडेंट्स की ये आप ठीक से समझ लो नाउ से। अब सबसे पहला टास्क इस चैप्टर का यही हुआ कि वो लोग आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी देंगे और आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना होगा। तो मान लीजिए जैसे आपको दिया गया एक्सेलरेशन, आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन, इमीडिएटली यू थिंक अबाउट व्हाट, आप उसके यूनिट के बारे में सोचोगे। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इससे इसका डायमेंशन इजीली लिख लोगे। डायमेंशन क्या आ गया, L1 t-2, ये डायमेंशन आ गया। इज दैट क्लियर? तो जनरली जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, बच्चों जिस फिजिकल क्वांटिटी का भी यूनिट आपका केजी, मास, सेकेंड के फॉर्म में है, उसके और आपको याद भी है उसके डायमेंशन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, जैसे बोला गया फोर्स। अब फोर्स का यूनिट बोर्ड पूछा रहा है तो क्या है, न्यूटन। इज दैट क्लियर? और मैंने कई बच्चों को देखा है, जब मैं उनसे फोर्स का यूनिट पूछता हूं तो उन्हें फोर्स का यूनिट याद नहीं होता कि न्यूटन होता है। याद होता या याद नहीं, ठीक है ना। ग्रेजुअली आपके 11th और 12th के सिलेबस में, स्कूल एग्जाम में भी, जेई और नीट में भी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज आने वाली हैं। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज का जब आपके किसी चैप्टर में वो फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो आपको उसका यूनिट आ ही जाएगा। जब आप पूरा चैप्टर उसका पढ़ोगे तो आपको उसके फॉर्मूले भी आएंगे और उसका यूनिट भी आ जाएगा। अभी जो है आपको मान लीजिए फोर्स का यूनिट आता है न्यूटन या नहीं आता है, आप फोर्स का अगर आता भी है कि न्यूटन है, तो भी न्यूटन में आपको केजी मीटर सेकंड तो नहीं दिख रहा है। तो आप करोगे क्या, फोर्स का एक फॉर्मूला सोचोगे, मास एम इंटू ए। किसी चीज का डायमेंशन मगअप करने से बेटर है आप उसका एक फॉर्मूला याद। अब मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो इससे क्या हुआ, आप इसका डायमेंशन लिख दोगे m1, आप इसका डायमेंशन लिख दोगे L1 m1 T-2, ये इसका डायमेंशन है, राइट। अब जैसा उनके आपसे पूछा रहा है कि वर्क का डायमेंशन क्या होगा, और आपसे पूछा रहा है इसका डायमेंशन आ गया L1 m1 T-2, कौन बोलेगा कि वर्क का डायमेंशन सी। अब वर्क का यूनिट होता है जूल। तो जूल मान लो आपको जूल पता था या जूल नहीं भी पता था, हाँ ये जूल नहीं पता था, ये बहुत थोड़े से दिनों की बात है। अभी जैसे ही आप उस चैप्टर में पहुंचोगे तो आपको ऑब्वियसली इसका यूनिट पता लग जाएगा। सो इट्स नॉट ए बिग थिंग कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अभी नहीं आता है, तो वो थोड़े दिनों के बाद जैसे जैसे चैप्टर आएंगे वो आपको फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट आते रहेंगे। अब वर्क का जूल, तो फॉर्मूला सुनते, क्योंकि जूल में वैसे भी आपको केजी मीटर या सेकेंड नहीं दिख रहा है, तो वर्क का आपने फॉर्मूला सोचा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन, उसमें भी केजी मीटर सेकेंड नहीं है, उसका भी फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो डायमेंशन आ गया L2 m1 L2 T-2, क्या आ गया m1 L2 T-2, ये इसका डायमेंशन आ गया। इज दैट क्लियर? सो दैट मीन्स और कि स्टार्टिंग में अभी जब आप स्कूल के लिए कर रहे हैं तो एक अभी आपका टास्क क्या हो गया, स्टार्टिंग में अभी स्कूल के लिए कर रहे हैं वो केवल इसलिए स्टूडेंट्स कि ऑब्वियसली स्कूल के एग्जाम्स होंगे और उनमें डायमेंशंस पूछे जाएंगे। जनरली स्कूल्स में अभी वो लोग वो डायमेंशंस पूछते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी आपने अपनी लाइफ में की हुई है। बट फिर भी है, स्कूल एग्जाम से कई बार ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी आ जाती है जिसका डायमेंशन आपने नहीं किया हुआ, अभी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं आपने रीड किया हुआ, आपके किसी भी चैप्टर में नहीं आई है। तो मेरा सजेशन ये, आपको उसका डायमेंशन याद करने से बेटर है कि आप उसका फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला काम भी आएगा और फॉर्मूला फिर भी दैट मेक्स अ सेंस। बट डायमेंशन की आप एन की पावर इतनी है, एल की पावर इतनी है, टी की पावर इतनी है, दैट इज मीनिंगलेस, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जनरली क्या होगा कि अगर आपके स्कूल में कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है वो जो लोग पूछते, तो आप उसका फॉर्मूला याद करो और फॉर्मूले के थ्रू फिर आप उसका डायमेंशन लिख दोगे, राइट। हाँ, जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते रहेंगे 11th और 12th में, तो जब आपको जेई का पेपर देना है या नीट का पेपर देना है, आप सारी फिजिकल क्वांटिटीज कर चुके होंगे और तब आप उसके डायमेंशंस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली लिख दोगे। जैसे मान के आपसे पूछा गया रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशन, आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। अब बच्चों ओम में भी आपको कुछ नहीं दिख रहा, केजी मीटर सेकेंड। कोई फॉर्मूला सोचो जिसमें रेजिस्टेंस आता हो, तो आप दो रेजिस्टेंस किसमें, और P इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर, ये आपने फॉर्मूला किया हो। तो R इक्वल्स व्हाट, P अपॉन आई स्केयर। R इक्वल्स व्हाट, P अपॉन आई स्केयर। अब पावर का यूनिट तो होता वॉट, और वॉट में भी आपको केजी मीटर सेकेंड नहीं दिख रहा है, तो आपने पावर को भी क्या लिखा, वर्क अपॉन टाइम इंटू वॉट, आई स्केयर। अब वर्क अपॉन टाइम इंटू आई स्केयर, वर्क का यूनिट जूल, जूल में भी केजी मीटर सेकेंड नहीं है, वर्क को आपने लिखा फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स में भी न्यूटन है तो आपने कहा फोर्स को मास m इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट d अपॉन t इंटू आई स्क्वायर। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप उसे तब तक ब्रेक करते जाओ फॉर्मूले में जबकि आपको फॉर्मूले में जो सारे टर्म्स आए उसमें ये दिखाई देने लग जाए कि अब इन सब का यूनिट केजी में, मीटर में, सेकंड में आएगा, केजी मीटर सेकंड में सबका आएगा। सो लुक एट दिस, अब इसका आ गया तो आप इसका यूनिट लिख लोगे मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकेंड, आई एम्पियर फंडामेंटल ही है तो उसका क्या आ गया आई स्क्वायर का एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर स्क्वायर, इसका क्या आ गया एम्पियर स्क्वायर आ गया। दिस क्लियर, आप देखो इसका आगे एम्पियर स्क्वायर, और जब ये आ गया तो आप इसका डायमेंशन आप लिख दोगे, इसका डायमेंशन क्या आ गया केजी तो मास का एक है m1, लेंथ के दो है मीटर स्क्वायर सो इज व्हाट L2, और टाइम का सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड नीचे 3 हो गया तो t माइनस 3, और एम्पियर स्क्वायर सो दैट इज व्हाट a माइनस 2, दिस बिकम द डायमेंशन। इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में की हुई हैं, और अगर आपके स्कूल एग्जाम में अभी आपसे उसके डायमेंशंस पूछते हैं तो वो कोई गलत चीज नहीं है, इट्स ऑल राइट, बिकॉज आपने उनके फॉर्मूले किए हुए हैं तो आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये डायमेंशन का सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना, तो डायमेंशन का निकालना किस बात पे बेस्ड है कि आप इमीडिएटली उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सोचो, यूनिट पे अगर आपको केजी मीटर स्केल मिलता है तो ठीक है डायरेक्टली डायमेंशन लिख दोगे, नहीं मिलता है तो आप उसको फॉर्मूले में ब्रेक करो, और ब्रेक तब तक करते रहो जब तक कि उस फॉर्मूले के एंड में जो फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं उनके सब के यूनिट केजी मीटर सेकंड में होते हैं, तो जब केजी मीटर सेकंड में होंगे तो आप बाद में क्या करोगे उसका डायमेंशन लिख दोगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अभी आज की ये क्लास मैं स्टूडेंट्स इतनी ले रहा हूं, ठीक है, और मैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स के फॉर्म में ही आपको ये कुछ क्लासेस भेजूं।